बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों में भी उसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है और हिंदुस्तान का के प्रोडक्ट्स और उनके बयानों को लेकर निंदा की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए आरएलडी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया जी, पूर्व पत्रकार भी रहे हैं। हम इनसे इन मुद्दों पे इनसे प्रतिक्रिया लेंगे, ये क्या सोचते हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल अभी 2-3 दिन से मामला बहुत तेज़ी से तूल पकड़ लिया है कि नुपुर शर्मा के बयान को लेके भारत ही नहीं खाड़ी देशों में भी उसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और उस पर आपका क्या रुख है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, कई नेता, मंत्री, इनके विधायक इस तरीके के बयानात देते हैं। और जिस तरीके का बयान नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने, जो दिल्ली मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें बलात्कारी कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक तरीके से कहूँ कि इस तरीके की बातें भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सेकुलर देश है, ठीक है, यहाँ सबके रिलीजन का सम्मान है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी कम्युनिटी, और ये दरअसल जिस तरीके से खाड़ी के देशों ने इनको झुकाया है, जैसे मोदी जी सरेंडर कर गए, बड़ी बड़ी बातें होती थी कि ये देश विश्वगुरु है, रशिया को, ये अमेरिका को हिला रहा है। ये 47 लाख 35 लाख वाले देशों से आज जिस तरीके से ये डर गया, और जाहिर सी बात है, और डरना क्या कहूँ, बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत सरकार ने जो अपना माफ़ीनामा इन देशों को भेजा है, इसमें कहा है कि ये जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं ये इन्फ्रिंज हैं। इन्फ्रिंज का मतलब होता है लफंगे, मतलब अपने ही पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता को और दिल्ली प्रदेश के मीडिया प्रभारी को लफंगा भारत सरकार ने उन लोगों के सामने कहा है। और उसके बाद बहरीन ने भी आज भारत के एनवॉय को बुलाया है, तालिबान ने भारत के एनवॉय को बुलाया है। उसके बाद मैंने आज देखा कि तेजिंदर बग्गा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने 24 घंटे के अंदर 2000 इस्लामोफोबिक ट्वीट को डिलीट किया है। तो ये एक शुभ संकेत है। और जिन 20 करोड़ मुसलमानों को आइसोलेट करके उनकी नागरिकता छीनना चाहते हैं, उनको मिटाना चाहते हैं, आज उस 20 करोड़ के साथ 200 करोड़ लोग खड़े हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा शुभ संदेश है, क्योंकि ये दुनिया, देखिए, आप जोग्राफिकली देश को बॉर्डर में बांट सकते हैं, पर आज सब लोग ग्लोबल सिटीज़न हैं और कोई चुप नहीं रहेगा। अमेरिका के अंदर अगर कुछ होगा तो भारत के लोग बोलते हैं, तो आज जब भारत के अंदर इस तरीके की चीज़ हो रही है तो खाड़ी देश बोल रहा है। मैं तो स्वागत करता हूँ, और इन लोग का तो इलाज इसी तरीके से होना चाहिए। और सिर्फ ये सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। मोदी जी अगर सच में, जो उनका पत्र अरुण सिंह ने लेटर टाइप करके कहा है कि भारत के अंदर सभी धर्म ब्लॉसम कर रहे हैं और ये सेकुलर मुल्क हैं, तो उठा के डालिए इनको जेल में और उनको छोड़िए। कानपुर में जैसे आप लोगों ने 22-23 मुसलमानों के ऊपर एक दिन में NSA लगा दिया। ये देश इस तरीके से नहीं चलेगा और ये देश को बर्बाद करे। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती है। वेंकैया नायडू जी का डिनर कैंसिल हुआ, बताइए। इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा, बल्कि एक तरीके से जोक बन जाएगा। कतर की प्रतिक्रिया ऐसे समय पे आए जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वहाँ पर मौजूद थे और उनका डिनर भी कैंसिल हो गया है। ये एक बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है, बेइज्जती है, बड़ी बात ही नहीं, अपमान है। मुझे अभी भी, जो लोग इतिहास के छात्र हैं, वही पता नहीं मैं इस बात को जानते कि नहीं जानते हैं, कि अरब खाड़ी के देश इंदिरा गांधी के समय में ये सोचते थे कि इंदिरा जी की नज़र इनायत अगर हो जाएं, कहीं वो हमें राखी बांध दें। इंदिरा जी को बहन बनाने के लिए वो तरसते थे कि भारत से अच्छे संबंध हो, लेकिन उस संबंध को, उस इंटरनेशनल रिलेशन को, उस फॉरेन रिलेशंस को ये मूर्ख लोग, ये जाहिल अनपढ़ RSS बजरंग दल वाले कहाँ जानते हैं। ये बोल रहे हैं कि भारत से मुसलमानों को भगा दो। अरे 6 करोड़ भारतीय वहाँ काम करते हैं खाड़ी देशों में। आपका जो फॉरेन रिजर्व आता है सबसे ज़्यादा, वो खाड़ी देशों से आता है। तेल आपका खाड़ी देशों से आता है। आपके पास क्या है? गोबर से इकोनॉमी चलेगी आपकी। अगर उन्होंने आपके 6 करोड़ लोगों को भेज दिया वापस, नौकरी दे पाएगा ये सरकार? पहले ही आपके पास नौकरी नहीं, आपके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, काबिल लोग बेरोजगार घूम रहे हैं इस देश के अंदर, उनको नौकरी दे पाएगा? इस तरीके की बतौलेबाजी नहीं करनी चाहिए। यही इसीलिए जब फासिस्ट, जब हेट मॉन्गर्स देश को रूल करते हैं तो स्थिति यही होती है। ये हिटलर ने क्या किया जर्मनी का? जो लोग इतिहास से वाकिफ़ हैं, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो जर्मनी पूरी तरह बर्बाद होकर 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था। तो मैं वही लोगों से कहना चाह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते कहीं तुम्हारा पाना ना फेल हो जाए। अच्छा, ये जो बयानात आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से, आज से नहीं आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये ऐसे बयान दे रहे हैं। तो आखिर नुपुर शर्मा के ऊपर ये
एक्शन क्यों लिया गया कि उनको पार्टी से निलंबित कर दिया? और भी कई सारे प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनके ऐसे बयान आते रहते हैं उनके। देखिए ये बात इंटरनेशनली पहुंच गई लोगों के पास। वो जाहिर सी बात है, बात पहुंचती थी, पर कितना तरजीह आप देते हो उसकी टाइमिंग में फ़र्क है। इस समय उन्होंने फोकस किया और एक तरीके से सॉलिडारिटी दिखी अरब खाड़ी देशों की, और नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर्स को उन्होंने कूड़ेदान पर छापा। ये कितनी बेइज्जती की बात है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्वगुरु ताकतवर कहते हैं, 56 इंच का है, और वो कूड़ेदान पर उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो देखिए, नुपुर शर्मा हों या जिंदल हों, ये तो प्यादे हैं, इसका मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी हैं। आपने देखा है नरेंद्र मोदी से आने से पहले कि इस तरीके की चीज़ें होती थी। इन्होंने ब्रीड किया इस उपजाति को, इस प्रजाति को, इन नरबक्षियों को, जो दिन भर एक ही सपना देखते हैं कि किसी तरीके से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, भारत से मुसलमानों को भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए ये बात आप लोग, ये लोग समझ लें कि कोई भी देश विश्वगुरु नहीं बन सकता, अमेरिका भी नहीं बन सकता। ना आपके पास ऐसा कोई भी सामान नहीं है ना जो आप सारा A to Z सामान उगाते हैं। सब लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग करते हैं, कोई इस देश से कुछ ले रहा है, कोई उस तो कोई भी देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। ये सर्वाइवल का सवाल है, ये इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है। ये बचकाने बेवकूफ़ गधे गोबर प्रसाद लोग हैं, ये नहीं जानते हैं इन सारी चीज़ों को। इनको स्कूल जाना चाहिए। दरअसल जब इनकी माएँ इनको स्कूल भेजा करती थी, ये स्कूल जाने के बजाय RSS की शाखाओं में चले जाते थे। अगर ये उस समय स्कूल गए होते तो इस तरीके की बेतुकी बातें नहीं करते। आपने देखा है, हमने 2014 से पहले आपने देखा है इस तरीके का माहौल। जिन मुसलमानों के साथ, जिन लोगों के साथ हम लोग बचपन में खेल के बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज पढ़ा, आज वही दुश्मन बन गए हैं जो दोस्त बचपन में खेल के पैदा हुए हैं। तो ये भारत की तासीर नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूँ ना, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कहा है, और वो मुस्लिम तो नहीं है, उन्होंने कहा है इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं। तो ये देश ऐसे चलता है, ये देश RSS की विचारधारा से नहीं चलेगा। अच्छा, आपने RSS का जिक्र कर दिया है, तो पिछले कुछ दिनों से अपने देश में एक मुद्दा चल रहा, ज्ञान व्यापी, और भी तमाम मुद्दे, ताजमहल, और उसको लेके RSS प्रमुख का बयान आया है, मोहन भागवत का, कि अब इन मुद्दों को ख़त्म कर देना चाहिए। ज्ञान व्यापी हो गया, ख़त्म कर देना चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं करना चाहिए, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। इसको लेके क्या सोचते हैं? देखिए, ये सत्ता बचाने का स्टंट है। अगर आप सच में सीरियस हैं इन बातों को लेकर, तो उठा के फेंकिए ना बाहर। अनुराग ठाकुर को निकालिए मंत्रिमंडल से, जो कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस तरीके का बयान वो देता है। कपिल मिश्रा को Z+ सिक्योरिटी दे रखा है आपने। यति नरसिंहानंद जेल से बाहर घूम रहा है। आपके साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आपने MP बना रखा है। देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहने को तो ये कहते हैं कि हमारे सावरकर ने बहुत कुछ किया है, सावरकर ने तो माफ़ी मांगी है। और आप अंग्रेज बोलते, आप देखिए RSS को, भाजपा के लोगों को, ये कहते हैं भारत पे 800 साल हुकूमत ने मुगलों ने राज किया। उसके बाद ये सीधा आते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया। जो बीच में 200 साल अंग्रेज का है ना, वो गायब कर देते हैं, ये उसके ही गुलाम है। इसके लिए वो 200 साल की गुलामी को ये जिक्र नहीं करते कहीं भी, और कहीं दिखाने का काम नहीं करते। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भाई शिव ज्ञान व्यापी पर, इस पर, ये जानते हैं ना कब तक आप मूर्ख बनाओगे धर्म के नाम पर। मालूम है धर्म एक अफीम है, आपने चटा रखी है, हज़ारों साल से मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। धर्म के नाम पर आपने जातीय वर्चस्व को कायम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ नहीं है, धर्म वर्म का बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने सवर्ण वर्चस्व को भारत पर दोबारा काबिज करना चाहती है, इसलिए वो काम कर रही है। और आप ये कह रहे हैं कि भाई शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। अरे भाई, क्यों ढूंढना चाहिए? जब देश आज़ाद हो गया और ये कह दिया गया कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, जैसा भारत आज़ाद हुआ वैसा रहेगा, फिर भी आपने वो बाबरी वाला कांड किया। चलो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमको तो मानना ही पड़ेगा। बोलेंगे कंटेम्प्ट में, फिर जेल भेज दोगे आप। तो मन पे पत्थर रख के मानना पड़ रहा है। वो दिल से नहीं मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ। ये झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये बोलना पड़ेगा। ये भारत में इस तरीके की स्थिति बना दी गई। अब आप ज्ञान व्यापी कर रहे हो, कल आप मथुरा करोगे। ये भी देश का युवा बेरोजगार है। यूपी के अंदर करोड़ों की तादाद में बेरोजगार है। आज देश के अंदर लॉकडाउन के अंदर करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बर्बाद हो गए हैं, आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। ये भी जानते हैं ना आप कब तक मंदिर मस्जिद की राजनीति करोगे। ये बेरोजगार लड़के, यही एक दिन बेरोजगार लड़के उठे थे JP के साथ और इंदिरा का शासन डोल गया था। तो नरेंद्र मोदी और भागवत भी ये बात जानते हैं कि यही युवा का अगर दिमाग घूम गया ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी को पाताल लोक में कहाँ छुपाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी नीतियों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ट्रैक क्या बदलेंगे? देखिए, जो आदमखोर होता है वो वेजिटेरियन नहीं बन जाएगा।
नरेंद्र मोदी का बेस क्या है? जैसे कोई नेता अगर उभरता है अपने जीवन में, अपने संघर्षों से उभरता है, अपने विचारधारा से उभरता है, अपने इंटेलेक्चुअलिज्म से उभरता है, मोदी का क्या है? व्हाट इज अचीवमेंट ऑफ मोदी? 2002 गुजरात राइट, वही है। अगर गुजरात राइट को हटा दो तो मोदी क्या है? कुछ नहीं है। तो अपने बेस को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हमें ये समझ लेना चाहिए। आपने मिडिल ईस्ट में देखा है हिंदू मुस्लिम दंगा? आपने कभी कतर में देखा है? यहाँ देखा है? नहीं देखा होगा आपने, या भारत में देखेंगे। और ISIS ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने का कोशिश किया, लेकिन वो भारत नहीं आया, क्योंकि उसको पता है भारत में RSS है, काम हो जाएगा हमारा, हमें आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं लोगों से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अब जब मुसीबत आई थी, तो जब आप खून ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, दवाइयाँ ढूंढ रहे थे, तो मज़हब नहीं देख रहे थे। तो अब क्यों मज़हब देख रहे हो? आप मुझे बताइए, अमित शाह का बेटा क्यों नहीं हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे आता? रविशंकर प्रसाद की बेटी बॉस्टन में क्यों पढ़ रही है? वो क्यों हिंदुत्व? ये अपने बच्चों को संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते? अपने बच्चे को बनाए पोंगा पंडित? क्यों नहीं बनाते अपने बच्चे को बाबा? या आपके बच्चे, और खास तौर पर दलित पिछड़ों के बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, जो कांवड़ लेकर जा रहे हो ना, कांवड़ में आप देखिए जितने कांवड़ लेकर जा रहे हैं सब दलित पिछड़ों के बच्चे हैं इनके। और अब उत्तर प्रदेश के सिविल जज का अभी रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आया है, आप देख लीजिए किस जाति के कितने लोग हैं। और हम लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमारे नेता जयंत चौधरी जी का ये पूरा पॉलिटिकल नहीं, ये नैतिक बिलीफ है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जब कुत्ते बिल्ली का गिनती करते हो, जानवर का गिनती करते हो, बैल के कान में स्टेपलर मार देते हो कि ये इसका नंबर क्या है, तो इंसान की गिनती करो ना, और इंसान की गिनती कर दो और सब बांट दो। आप मेरे को बताइए, जब देश गुलाम था 800 साल 1000 साल जो ये कहते हैं, मुगलों का गुलाम था, ये फलाने का गुलाम था, तो कैसे एक गांव के अंदर एक आदमी के पास 500 एकड़ ज़मीन है और कैसे एक आदमी के पास गांव में 10 बिस्सा भी ज़मीन नहीं है? यानी ये जितने लोग 500 एकड़ 1000 एकड़ 500 करोड़ लेकर बैठे हुए हैं, ये अंग्रेजों के गुलामी थे ना। गुलामी किसने की इस देश में? गुलामी की ऑप्रेस्ड लोगों ने की। गुलामी किसने की? गुलामी उन्होंने की जो इस देश के सच्चे मूल निवासी हैं। अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले लोग इस देश में गुलामी नहीं सहे। वो तो मुगलों के दरबार में भी बैठते थे, वो तो अंग्रेजों के भी दरबार में बैठते थे। कैसे पढ़ लेते हैं भाई? हमने तो नहीं देखा कि हमको बहुत सारे BJP RSS लोग बोलते हैं मैं हमारे दादाजी PhD थे। कैसे कर लिए भाई PhD? हम लोग का तो फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, मुश्किल से मिला होगा, थर्ड जनरेशन तो आपको अपवाद मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मुल्क को बचाने की बात है। ये BJP, ये मोदी लिखा के थोड़ी ना आए, अमर हैं, मर जाएंगे 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, जब भी मर जाएंगे। और मैं ऐसा नहीं है खुश हो रहा हूँ कि ये मर जाएंगे, मेरे को उतना ही दुख होगा जितना एक कुत्ते के पिल्ले को गाड़ी के नीचे आने पे दुख होता है, उतना ही दुख होगा जब ये लोग जाएंगे। तो अच्छा, जातीय जनगणना की बात आप लोग उठा रहे हैं लगातार, जो विपक्षी पार्टियां हैं सब एकजुट हो रही हैं इसको लेके, वो ये भी अपील कर रही हैं हम लोगों से गांव-गांव जाके कहेंगे कि इस पर आवाज़ उठाएं। तो गांव-गांव में तो लोगों को पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, तो वो इन पचड़े में क्यों फंसेंगे कि हम जातीय, उनसे मतलब नहीं है ना, हमें जहाँ तक ऐसा लगता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप हर साल सेंसस करते हैं, हर 10 साल में आप सेंसस करते हैं, जब आप सेंसस में पूछ रहे हो कि आप अर्बन हो, आप रूरल हो, ठीक है, आपकी भाषा क्या है, आप इतना कुछ पूछ रहे हो, जेंडर पूछ रहे हो, सब कुछ पूछ रहे हो, तो आप कास्ट क्यों नहीं पूछ ले रहे हो? बात सवाल ये नहीं है कि गांव के लोगों को उनको रोटी मिले, इसीलिए उनकी संख्या जानना ज़रूरी है। संख्या जानना जरूरी है कि कैसे 3% वाले 60% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, और इस देश के 85% 90% जो लोग हैं इस देश के अंदर आज भी भूखमरी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। वहाँ तो नारा है 100 में 90 शोषित है, हम शोषितों का नारा है, धन और धरती राजपाट पे 90 भाग हमारा है। हम तो कह रहे हैं कि बराबर में बटे, हम किसी का हक को नहीं मारना चाहते। हम कहते हैं जो 3% है उसको 3% संसाधन मिले, जो 10% है उसको 10%, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करते हैं, हम एक्यूमुलेशन में बिलीव नहीं करते। अगर आपको लगता है कि मेरी जाति का जो संख्या है वो 10% है और हमारे पास 15% संसाधन है, 15% नौकरी है, तो उसको 10% कर दीजिए ना महाराज, कहाँ कौन रोक रहा है? अच्छा, सरकारें क्यों नहीं करना चाह रही हैं जाति जनगणना? वो इसीलिए नहीं करना चाह रही हैं कि वो जाति वर्चस्व 1935 के सेंसस के हिसाब से इस देश के अंदर ओनली 10 या 12% नौकरियों पर सवर्णों का कब्जा था और अराउंड 40% नौकरियों पर मुसलमानों का कब्जा था। 1985 के सर्वे के अनुसार 3% मुसलमान और 65% सवर्ण
कैसे हो गया भाई? जुडिशरी में क्या है, दिखाइए कितने जज हैं। अगर कोई शानदार, कोई ईमानदार जज होता, ये कॉलेजियम सिस्टम पर क्यों नहीं आरक्षण लागू होता? पूरी दुनिया डाइवर्सिटी की बात कर रही है और आप लोग बोल रहे हो कि दलित के यहाँ ऑपरेशन मत कराओ, डॉक्टर के यहाँ पेट पे कैंची छोड़ देगा। नाम बताइए ना, वो कौन सा डॉक्टर है जिसने पेट पे कैंची छोड़ दिया? लेकिन मैं 50 नाम बताऊंगा कि देश को लूट कर भागने वालों की जाति क्या है, लेकिन मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस देश के संसाधनों पर सबका अधिकार होना चाहिए। जितना कुमैल रिजवी का अधिकार है उतना प्रशांत कनौजिया का अधिकार है। न तुम्हें अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करनी है, ना मुझे अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करनी है। और बहुत सारे मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहूँगा, ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं। किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और आप लोगों ने तो कुर्बानी दी, आप जा सकते थे पाकिस्तान, क्यों नहीं चले गए? चुना है इस मुल्क को ना, तो रहेंगे इस मुल्क में। और जो उन्होंने मुखबिरी की उनको जाना पड़ेगा, और नहीं जाएंगे तो हम लोग भेजेंगे।